क्या अटल जी का नाम जुड़ना आपके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा? पार्टी के भीतर बहुत चुनौतियाँ मिली। अगर मैं कहूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा तो अतिशयोक्ति नहीं है। आपकी और नरेंद्र सिंह जी के रिश्ते कैसे हैं इस वक्त? लेकिन जिन रिश्तों की कल्पना अन्ना और मुन्ना के रिश्तों की लोग करते थे, वैसे रिश्ते नहीं है। 2018 का जो इलेक्शन था वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। आप चुनाव हारे भितरवार से। क्या कारण मानते हैं कि पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी थी? पार्टी के मेरे अपने ही मित्र नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ से चुनाव जीतूं। 2023 का इलेक्शन था, आपने बहुत गर्मजोशी से अपने लिए दक्षिण विधानसभा सीट पर टिकट मांगा, लेकिन नहीं मिला। शिवराज जी का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि अनूप जी, भितरवार या पूरब, आप दोनों में से कोई भी एक सीट चुन लीजिए। दक्षिण तो नारायण सिंह को फाइनल किए हैं। तो मैंने कहा मैं उनका सहयोग करूंगा। बोले आप क्या करेंगे? और मैंने कहा मैं आपके साथ काम करूंगा। एक और सवाल है कि नरोत्तम मिश्रा ने भी खूब हाइट पाई, गृह मंत्री तक पहुंचे। चर्चा चली कि वो तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कुर्सी पर बैठ ही गए थे वो। उनका और आपका अगर लोग तुलना करते थे कि आप अटल जी के परिवार से आने वाले और नरोत्तम मिश्रा अनूप मिश्रा का विकल्प बन गए। नहीं बना, मुझे पार्टी अध्यक्ष भी बनाया जा रहा था और उमा भारती मुझे मुख्यमंत्री भी बनाना चाहती थी जब वो छोड़ के जा रही थी। ये बात गोपाल भार्गव से लेकर आज हरनाम सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन गोपाल भार्गव, अजय बिश्नोई और कैलाश को मालूम है कि मुझे मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया जा रहा था। ग्वालियर अभी चैलेंज से जूझ रहा है, ना तो विकास है, ना सड़कें हैं, सीवर भी ऐसे ही हैं, लोग मर रहे हैं। आपने तो सुना ही होगा कि एक ट्रक सड़क के गड्ढे में फंसा और उसमें पलटा तो बुजुर्ग की मौत हुई। आज मैं प्रद्युमन सिंह या नारायण सिंह जी से कहूँ कि ये गलत हो रहा है तो शायद उनको बुरा लग जाएगा, इसलिए कहने का फायदा नहीं है और काम भी नहीं होगा। दो मंत्री रहते हैं, अगर काम नहीं हो रहा है, सांसद भी यहाँ है, सब कुछ है, विधायक भी आपके हैं, कांग्रेस का तो एक विधायक। अगली तैयारी क्या है आपकी? कहाँ आप खुद को देखना चाहते हैं? मैं आपको देखता हूँ कि मैं अभी युवा हूँ और चुनाव लड़ूंगा। द प्रेस हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रहलाद। मेरे साथ एक खास शख्सियत इस वक्त मौजूद है। मध्य प्रदेश की राजनीति ही नहीं बल्कि ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति में उनका खास कद है। एक जमाने में वो ग्वालियर चंबल अंचल के बेहद कद्दावर नेताओं में शामिल थे। हालांकि आज भी अपनी राजनीतिक पकड़ को वो और मजबूत करने में जुटे हुए हैं, लेकिन उन्हें पार्टी के भीतर ही काफ़ी रस्साकसी करनी पड़ रही है। हमारे साथ वो शख्स है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा जी। मिश्रा जी, पहले तो आपका स्वागत है द प्रेस हिंदी में। बड़ा सवाल ये है कि एक ज़माने में एक जोड़ी हुआ करती थी, अन्ना और मुन्ना। मुन्ना यानी नरेंद्र सिंह तोमर, अन्ना यानी अनूप मिश्रा। वो जो जोड़ी थी मध्य प्रदेश की राजनीति में भी कई बार चर्चाओं में रहती थी। लोग अंतर कर पाना मुश्किल समझते थे कि नरेंद्र सिंह तोमर और अनूप मिश्रा में कैसे अंतर करें। क्या किस तरह की ये जोड़ी थी? कैसा जो वक्त था वो गुजारा आपने? बचपन की उन दहलीज पर जी। यूनिवर्सिटी इलेक्शन हो, कॉलेज इलेक्शन हो, वहाँ से लेकर के और भारतीय जनता युवा मोर्चे से शुरुआत करते हुए और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं पूजा पाठ में साउथ इंडियन तरह की धोती पहनता था जी। तो मुझे अन्ना कहना शुरू कर दिया जी। और आदरणीय नरेंद्र सिंह जी को का उपनाम मुन्ना ही था। हम सब प्यार से उन्हें मुन्ना ही बुलाते। जी। इसलिए हम दोनों साथ रहते थे और उनके वो इशारों को मैं समझ जाता था कि मुझे कहाँ लड़ना है, जी। कहाँ कौन सी बात कहनी है और मैं उन कामों को करता रहता था। जी। मुझे खुशी हासिल होती थी जी। कि वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए लाभदायक है, तो मैं उन कामों को करता था। इसलिए वो जोड़ी प्रसिद्ध हुई। बाद में एक नाम उसमें और जुड़ा, वो नाम था गन्ना। उस समय शुगर मिल डबरा होती थी, वहाँ से विधायक होते थे आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी। उनका कहना था कि ये तीनों मिलकर के मध्य प्रदेश में जो चाहें
वो कर सकते हैं, अन्ना मुन्ना और गन्ना। जी। आज अन्ना अपनी जगह है, लेकिन मुन्ना अपने हिसाब से चल रहे हैं और गन्ना भी अपनी जगह तलाश रहे हैं मेरी तरह। जी। मतलब राजनीति में कहते हैं ना कि कभी तो सितारे बुलंदियों पर होते हैं, कभी जमीन पर भी आते हैं। अभी इस वक्त तो अनूप मिश्रा बहुत संघर्ष कर रहे हैं, ये बात सही है? हार में न जीत में किंचित नहीं भय भीत में। जी। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही। जी। चुनाव बहुत लोग जीतते हैं, जी। पद पर भी रहते हैं, लेकिन लोगों के दिलों को जीतना बड़ी बात होती है। और मैं फक्र महसूस करता हूँ कि मैं लोगों के दिलों पर राज करता हूँ। जी। एक सवाल है कि अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आपसे जुड़ा है और आपने उनकी राजनीतिक विरासत को भी काफ़ी आगे लेकर गए, लोकसभा तक गए, मध्य प्रदेश की राजनीति में कैबिनेट मंत्री, बेहतरीन वर्किंग स्टाइल के नाम से आप जाने जाते थे। लेकिन क्या अटल जी का नाम जुड़ना आपके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा? पार्टी के भीतर बहुत चुनौतियां मिली? अगर मैं ये कहूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अटल जी का नाम जुड़ना दुर्भाग्यपूर्ण? जी। कारण कि मेहनत तो मैं पहले से कर रहा था। हम्म। राजनीतिक रुझान 1972 से मुझ में था। अटल जी ने कभी मुझे प्रमोट नहीं किया। जी। मैंने अपने दम पर, चाहे वो पार्टी हो, चाहे उसका यूथ विंग युवा मोर्चा हो, जी। या अगर आप कहें कि विधायक का टिकट हो, जी। फिर मंत्री का बनना हो, जी। उसके बाद लोकसभा लड़ना, जी। ये सब मैंने स्वयं अपने मेहनत और संघर्ष के निकल करके किया है। जी। कहते हैं कि आपने वार्ड अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर आप पहले विधानसभा पहुंचे, फिर लोकसभा पहुंचे। किस तरह का सफर रहा? भारतीय जनता पार्टी में मेरी शुरुआत हम्म। साधारण कार्यकर्ता के रूप में हुई, मेरी सदस्यता। फिर जब वार्डों के चुनाव उस समय होते थे, मंडल के होते थे, जिले के होते थे, तो मैं पहली बार 1981 या 82 में भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष बना था। उसके बाद फिर मंडल में आया, फिर युवा मोर्चे में गया, फिर जिले में आया और 90 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा और जिद पर लड़ा। तब श्रद्धेय अटल जी ने साफ मना कर दिया था कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। उस समय आदरणीय कैलाशवासी राजमाता साहब ने मुझे बल प्रदान किया और कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में मैं तुम्हारा नाम रखूँगी और तुम चुनाव लड़ोगे, ये मैं तुम्हें तय करती हूँ। अच्छा, इसलिए सिंधिया जी कहते हैं कि मेरा और अनूप जी का पारिवारिक नाता है। हाँ, राजमाता साहब मुझे बेटे की तरह प्यार करती थी और मैं भी कैलाशवासी माधवराव जी को भैया कह के पुकारता था। मैंने उनको कभी महाराज या भैया शब्द ही मैंने उनके लिए उपयोग किया है। 2018 का जो इलेक्शन था वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, आप चुनाव हारे भितरवार से। क्या कारण मानते हैं कि पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी थी या 2018 में जो लहर थी, एक तरीके से कांग्रेस ने जो कमबैक किया था, वापसी हुई, तमाम सारे फैक्टर काम कर रहे थे, दलित हिंसा भी ग्वालियर चंबल अंचल में हुई थी? देखो, उसमें दो कारण महत्वपूर्ण हैं। एक तो थोड़ी सी एंटी इनकम्पेंसी थी। मेरे लिए भितरवार मैं सांसद बन गया था 14 में, तो 5 साल कभी उस क्षेत्र में गया नहीं। एक वो भी कारण था। दूसरा, पार्टी के मेरे अपने ही मित्र नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ से चुनाव जीतूं। एक दूसरा कारण था जिसके में पार्टी के लोग ही आपकी टांग खींच रहे थे। और तीसरा कारण जाति संघर्ष। जाति संघर्ष। लेकिन ये बात भी मानेंगे ना कि पार्टी के भीतर आपकी टांग खिंचाई बहुत है। आपके बहुत शुभचिंतक है पार्टी के भीतर। पार्टी के अंदर ही शुभचिंतक हैं। बाकी तो बाहर सब मेरे चाहने वाले हैं। शुभचिंतक और चाहने वालों में अंतर है।
शुभचिंतक पार्टी में ज़्यादा हैं और पार्टी के बाहर चाहने वालों की संख्या उन सबसे बहुत ज़्यादा है। मेरा कहना है टांग, इसलिए मैं आज जीवित हूँ। नहीं टांग कितनी खींची जाती है आपकी? वो तो आज भी खींची जा रही है। कैसे, किस तरह से आपको दांव पेच दिए जाते राजनीति के? आज भी किया जा रहा है। जहाँ ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वहाँ मुझ जैसे व्यक्ति को अवॉइड किया जाता है, लेकिन उसे भी मैं बेयर करता हूँ। मतलब झेलते हैं ये सब चीजें? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेरा देखा हुआ है, उन सब जगह मैं रह चुका हूँ, तो मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि प्रसन्नता होती है और सीख भी मिलती है कि अभी संघर्ष बाकी है। संघर्ष बाकी है। 2023 का इलेक्शन था, आपने बहुत गर्मजोशी से अपने लिए दक्षिण विधानसभा सीट पर टिकट मांगा लेकिन नहीं मिला। ये बात बिल्कुल सच है कि मैंने दक्षिण विधानसभा सीट से टिकट मांगा था। मेरा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दक्षिण के अलावा किसी और विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। आज शिवराज जी मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं। शिवराज जी का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि अनूप जी, भितरवार या पूरब, आप दोनों में से कोई भी एक सीट चुन लीजिए। दक्षिण तो नारायण सिंह को फाइनल किए है। तो मैंने कहा मैं उनका सहयोग करूंगा। बोले आप क्या करेंगे? और मैंने कहा मैं आपके साथ काम करूंगा पार्टी के अंदर, जो आप आदेश देंगे आप लोग उसका पालन करूंगा। तो उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन दक्षिण नहीं दी थी सीट। दक्षिण नहीं दी। आपकी चॉइस दक्षिण थी? चॉइस नहीं थी, मेरी शारीरिक परिस्थिति ने मुझे दक्षिण लड़ने के लिए, क्योंकि मेरी पूर्व में विधानसभा रह चुकी थी और मैंने भगवान सिंह जी को वहाँ से डिफीट दी थी। जी, पहले लड़े आप, यहाँ से हराया आपने भगवान से। हराया। एक और सवाल है कि आपके और नरेंद्र सिंह जी के रिश्ते कैसे हैं इस वक्त? अगर आप ये कहें तो रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिन रिश्तों की कल्पना अन्ना और मुन्ना के रिश्तों की लोग करते थे, वैसे रिश्ते नहीं है। क्या हुआ अब इन रिश्तों में? कोई खटास आ गई क्या? खटास शब्द तो नहीं कहेंगे। लोकसभा इलेक्शन था 2019 का। जी। उसके पहले तय हुआ था कि उन्होंने कहा कि मैं मुरैना लड़ना चाहता हूँ, अनूप जी आप ग्वालियर लड़ लें। मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ग्वालियर भी मेरा घर है। मेरा टिकट माइनस हुआ तो मैं किसी से बात कर रहा था टेलीफोन पर। मुझे नहीं पता था कि वो व्यक्ति ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, और उसमें कुछ बातें ऐसी निकली जो उनके भी खिलाफ थी। अनौपचारिक चर्चा किसी ने वायरल की मतलब? हाँ, अनौपचारिक ये चर्चा। कब की बात है? ये चुनाव के मध्य की ही बात है। और उसके बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। मुझे पार्टी में रहते हुए इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। तो मैंने आदरणीय नरेंद्र सिंह जी से स्वयं उनके घर दिल्ली जाकर माफ़ी मांगी और कहा कि भाई भावावेश में, जिसे अपन कहते हैं ना कि जब मन उद्विग्न होता है या नाराज़गी होती है तो कई शब्द ऐसे निकल जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए, या कोई बात ऐसी निकल जाती है जो नहीं निकलनी चाहिए, वो निकली। तो मैंने कहा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप जैसे कहें वैसे, मैं सार्वजनिक तौर पर कहें, पारिवारिक तौर पर कहें, या हम और आप आमने सामने बैठे हैं उस तौर पर कहें, इस बात को यहाँ ख़त्म करना चाहता हूँ और फिर पुनः पुराने रिश्तों को जोड़ना चाहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। पटरी पर नहीं आई बात? आई है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि नहीं आई है। नहीं आई ना? मतलब आई है लेकिन नहीं आई है, क्योंकि जो चीज़ें हम दोनों के बीच होती थी वो तीसरे को नहीं पता होती थी। और हम लोग आपस में बात करके बहुत सारे निर्णय कर लिया करते थे। आज वो चीज़ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुख होता है आपको? जब 2019 के मिड इलेक्शन के पहले तक दो शरीर एक जान थे,
नरेंद्र सिंह और हाँ अनूप मिश्रा। हम्म। लेकिन अब 2 शरीर और 2 जान है, बस इससे आप समझ लीजिए। दुख है आपको आपके रिश्ते का? निश्चित तौर पर मुझे कष्ट है हम्म, कि कल तक जो हमारे साथ हम पले बढ़े, हम्म, यहाँ तक पहुँचे, हम्म, राजनीतिक संघर्ष ही नहीं आर्थिक संघर्ष भी एक साथ झेला है। हम्म, उसमें मेरे पास कुछ था, हम्म, मेरी मेडिकल एजेंसी थी, फिर मेरी फैक्ट्री थी, हम्म, हम उनको सहयोग करते थे, वो राजनीतिक रूप से हम्म, हमारे साथ रहते थे। हम्म, तो कई चीज़ों में हम सहभागिता रहती थी और दिन में एक बार अगर नहीं मिले हम्म, तो ऐसा लगता था कि आज कुछ अधूरापन है, हम्म, कहीं ना कहीं कोई कमी है। जी, वो कमी खलती है, कई बार मन को लगता है, हम्म, लेकिन मैं अपनी जगह हम्म, हूँ, मैंने गलती की थी, हम्म, उसका परिणाम भुगत रहा हूँ, हम्म, उसके लिए मुझे कोई गिला नहीं है। गिला नहीं, माफी मांग ली तो अब उसका कोई गिला बचना चाहिए बचना क्या? चाहिए। पश्चाताप से बड़ा कोई और दंड हो सकता है क्या? मतलब वो एक ऑडियो क्लिप ने आपकी जोड़ी पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। निश्चित तौर पर तो एक षड्यंत्र के तहत आप दोनों की दोस्ती तोड़वाई गई। ऐसा भी कह सकते हैं, हम्म, ऐसा भी कह सकते हैं। कह सकते और जिसने तोड़वाया उसका नाम भी मुझे मालूम है। हैं। जी, जिससे मेरी बात हो रही थी उसी ने उसको वायरल किया है, जी, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, ये मुझे पता नहीं था। जी, मैं नॉर्मल बातचीत कर रहा था, हम्म, लेकिन वो बात बहुत दूर तक गई है, जी, तो वो दिलों पर भी चोट पहुंचाती है। और निश्चित तौर पर वो बात जब उनने सुनी तो उनके दिल पे भी चोट पहुंची होगी, ये मैं मानता हूँ। जी, लेकिन उसके बाद जो ठीक होना था वो ठीक नहीं हुआ। तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं आप? उसका गिला है, खामिया जाना वामिया जाना कुछ नहीं भुगतता मैं। जी, हाँ, उसका गिला है, गिला है। गिला कहें, शिकवा कहें, जी, हाँ, शिकायत कहें। जी। एक और सवाल है कि नरोत्तम मिश्रा ने भी खूब हाइट पाई, गृह मंत्री तक पहुंचे, चर्चा चली कि वो तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कुर्सी पे बैठ ही गए थे वो। ल- उनका और आपका अगर लोग तुलना करते थे कि आप अटल जी के परिवार से आने वाले और नरोत्तम मिश्रा अनूप मिश्रा का विकल्प बन गए, क्या आपको लगा कभी कि अब वो आपके विकल्प बन गए? ये तो मैं नहीं कहता, वो विकल्प क्या, वो तो मुख्यमंत्री के विकल्प थे, क्योंकि दावेदार होना माने मुख्यमंत्री का विकल्प होना। क्षमताएं थी उनमें। निश्चित तौर पर होंगी जब वो दावेदारी कर रहे थे तो। जी, लेकिन मैंने कभी अपने आप को नहीं माना, मुझे पार्टी अध्यक्ष भी बनाया जा रहा था जी, और उमा भारती मुझे मुख्यमंत्री भी बनाना चाहती थी जब वो छोड़ के जा रही थी। जी, ये बात गोपाल भार्गव से लेकर हरनाम सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन गोपाल भार्गव, अजय बिश्नोई और कैलाश को मालूम है कि मुझे मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया जा रहा था। ऑफर आया था आपको? नहीं नहीं, दिए ही जा रहा था। तो ये कब की बात है ये? उमा ये हुआ है, इलेक्शन हुआ था 2003 हम्म, और 4 के बीच में, वो 8 महीने बाद ही उमा जी को जब बेंगलोर जेल में, कर्नाटक जाना जाने, हुबली वाला जो कांड था, उसके बाद उसमें आपको ऑफर हुआ था? तो मैंने उसी समय हम्म, उमा जी ने कहा मैं तुम्हें ये दायवा सौंप देती हूँ, कैसा रहेगा? हम्म, किसी से कहा तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, आप काले कुत्ते को बैठा दो, हम्म, लेकिन शर्त एक ही है, आपके लौटने के बाद हम्म, वो इस्तीफा जरूर दे। जी, तो उन्होंने कहा था मैं बाबूलाल गौर को बैठा दूं, तो मैंने कहा मैं एग्री, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे। आज वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया अड़ गए थे और वो, उमा नहीं? जी को पुनः मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। अच्छा, वो अड़ गए थे कि अब मैं बन गया हूँ मुख्यमंत्री तो मैं ही रहूँ। नहीं रहा। उमा जी की शर्त यही थी कि वो जब वो वापस लौटे तो वापसी हो जाए। जी, लेकिन उनको किसी ने भ्रमित कर दिया और मैं बनना भी नहीं चाहता था, जी, क्योंकि मुख्यमंत्री का दायित्व तो बहुत बड़ा दायित्व होता है, जी, उसे झेल पाना, रात को नींद नहीं आती अगर सही मायने में अगर आप उस पद का निर्वहन ईमानदारी से करते हैं, तो रात को भी सपने में जहाँ से आप लौटे हैं याद आएगा कि फला व्यक्ति ने मुझे एक अर्जी दी थी, उस बेचारे का क्या अर्जी का हुआ, कल सुबह पूछना है। ये रात भर चिंता सताती है, कौन सी योजनाएं लानी है, किन योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, किन को पूर्ण करना है, किससे शिलान्यास कराना है, किससे भूमि पूजन कराना है, बजट में कैसे इसका प्रावधान करना है, बहुत सारी चीज़ें। मंत्री रहते ही इतना वर्कलोड होता है, तो मुख्यमंत्री का वर्कलोड कितना बड़ा होगा इससे आप अंदाज लगा सकते हैं।
एक और सवाल है कि अभी हाल ही में देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो ग्वालियर आए और स्पेशली तब आए जब आपके मामा जी यानी अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनका जन्मदिन था। कितनी बड़ी बात थी ये आपके लिए। हालांकि आप घर पे इंतजार कर रहे थे, पूरा परिवार आपका इकट्ठा था, उम्मीद थी कि अटल जी के घर पहुंचेंगे सिंधे की छावनी कमल सिंह का बाग, लेकिन गृह मंत्री नहीं आए। पूरी तैयारी हो गई थी, एसपी जी ने पूरा निरीक्षण कर लिया था। देखिए, हर 25 दिसंबर और 16 अगस्त को हम्म, अटल जी के घर पर, क्योंकि स्मारक तो बना नहीं है, हम्म, घोषणा बहुत दिन पहले हो चुकी है, काम चल रहा है, हम्म, तो अटल जी के घर पर ही हम्म, पुष्पांजलि अर्पित करने, हम्म, जन्मदिन पर और पुण्यतिथि पर हम्म, सभी कार्यकर्ता और आम जनता के लोग हम्म, आते हैं। अटल जी ने अपने पिताजी के नाम पर लाइब्रेरी बनाई है, हम्म, लेकिन उस दिन लोगों अफवाह जोरों पर थी, हम्म, मीडिया में लिखा जा रहा था, मेरी तो कोई डायरेक्ट बात हुई नहीं। हम्म, मैं तो सर्दी के कारण 16 अगस्त को मैं समाधि पर ही था, लेकिन इस बार सर्दी ज़्यादा लग रही थी मुझे, कुछ बीमारी और उसकी कमजोरी के कारण, तो मैं नहीं गया था। तो मैं रूटीन जैसे जाता हूँ वैसे वहाँ पहुँचा, लोग इंतज़ार कर रहे थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। सड़क बना दी गई थी, ठीक कर दी गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अमित जी आना चाहते होंगे, हम्म, लेकिन जो सिक्योरिटी है वो कई बार मैंने अटल जी के टाइम पर देखा है कि एसपी जी कई जगह जाने से रोक देती है हम्म, कि आप यहाँ तंग गलियाँ हैं, हम्म, कहाँ कहाँ हम जवान बैठाएंगे, क्या करेंगे, गाड़ी नहीं घूमेगी, हम्म, फिर बैक होंगी सारी गाड़ियाँ, कार गेट कहीं और खड़ा होगा, हम्म, एम्बुलेंस बहुत दूर हो जाएगी, कुछ भी वो उन्होंने कह के क्या किया उसमें, उस कॉन्स्पिरेसी में मैं नहीं जा रहा, लेकिन वो नहीं आए, ये बात मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन ग्वालियर के जनमानस में ये चर्चा का विषय बना, जो बाद में मीडिया में भी छपा और बुरा लगा मतलब जनता को। उम्मीदें थी कि अटल जी के घर जाएंगे। जाए, हम्म, वो चर्चा मेरे पास भी आई, लेकिन मैंने जो अभी कहा वही कि उनके वो अमित शाह जी नहीं है, हम्म, वो इस देश के गृह मंत्री हैं और कई जगह वो काम कर रहे हैं, कई मोर्चों पर, हम्म। तो उनकी सिक्योरिटी ने उनको आने से अगर मना किया है तो उन्हें नहीं आना चाहिए, मेरा भी ये मत मतलब आपका कहना है सिक्योरिटी रीजन रहा, लेकिन मेरा ऐसा मानना तैयारियां पूरी थी। मंच पे भी आपका परिवार का कोई नहीं रहा, क्योंकि अटल जी के नाम पर ही समर्पित था। बहुत बड़ा कॉन्क्लेव भी हुआ वहां पे। है। ये शायद एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं चूक रही होगी। बुलाया नहीं आप लोगों को सम्मान से। एक कार्ड आता है वो हम्म, गले में डाल के, एक नीली पट्टी वाला, हम्म, उस पर लिखा होता है नाम, हम्म, और वो का एक कार्ड आया था। हम्म। अब औपचारिकता थी बस। मैं उसे क्या क्या कहेंगे उसे आप, औपचारिकता भी ढंग से नहीं निभाई। मैंने मतलब वो कार्ड को मैं क्या कहूँ, और मुझे तो वहाँ रहना इसलिए था कि लोग वहाँ आ रहे थे, हम्म, या तो लोगों को पता हो कि मैं कहीं और हूँ, हम्म, तो मैं वहाँ उस भीड़ में मैं कहाँ होता, हम्म, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव था, हम्म, इंडस्ट्रियल समिट थी। जब इंडस्ट्रियल समिट है और मैं इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, हम्म। नहीं, पार्टी। एजुकेनिस्ट लोगों को, मेरी कॉलेज को या किसी यूनिवर्सिटी वालों को वहाँ बुलाया गया होता हम्म। उस हिसाब से भी, तो शायद मैं एज ए चेयरमैन वहाँ जाता। नहीं, लेकिन अटल जी के नाम पे इतना बड़ा आयोजन और अनूप मिश्रा या उनके परिवार का और कोई सदस्य वहाँ नहीं होना, मतलब ये भी बड़ी बड़ी बात है। आप वहाँ इंतजार कर रहे हैं घर पे। देखिए, घर पर इंतजार शब्द न कह के ये कहें कि घर पर तो मुझे रहना ही है जब तक कार्यकर्ता और जनता हम्म, अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम्म, तो मेरी मजबूरी थी कि मैं जा नहीं सकता था। अटल जी के भतीजे दीपक वाजपेयी थे, उनको बुलाया गया था पार्टी की तरफ से कि अमित शाह जी उन पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी में 20 साल से 30 साल से काम कर रहे हैं। उसमें दीपक वाजपेयी जी भी मेरे मामा के लड़के हैं, मुझसे बड़े हैं, मेरे साथ रहे हैं, मेरे सहयोगी हैं। उनको बुलाया गया था तो उन्होंने कहा कि मैं फिर निकल जाता हूँ। मैंने कहा आप निकलो, मैं यहाँ बैठा हूँ, जो भी आएगा उसे मैं रिसीव करूँगा। कार्यकर्ता भी रहे वहाँ, और शाम को 5:30 बजे वो बंद हुआ है, लाइब्रेरी बंद हुई है। लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक लोग आते रहे, हम्म, और मुझे लोकल मीडिया सुनता हूँ,
उसके माध्यम से मालूम पड़ा कि वहाँ जब मीडिया ने पूछा लोगों से तो लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं थी। लेकिन अब मैं उस समय ऐसा कोई जवाब दे नहीं सकता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि शायद एसपीजी के कारण, मतलब जो एसपीजी तो उनको नहीं है, जो सिक्योरिटी मिली हुई है जेट 2 जेट 3 जो भी श्रेणी की हो, उसके कारण सिक्योरिटीज़ ने उनको सुरक्षा की दृष्टि से इनकार किया, जिस कारण वो नहीं आ पाए। पार्टी के कई कार्यक्रमों में आपको आमंत्रित नहीं किया जाता। एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से तो ये हो ही रहा है, लेकिन पार्टीगत भी आप लोगों के साथ ऐसे ही हो रहा है, आपके साथ स्पेशल। आप तो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उत्कृष्ट मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के। ग्वालियर ग्वालियर भी चैलेंज से जूझ रहा है, ना तो विकास है, ना सड़कें हैं, सीवर भी ऐसे ही हैं, लोग मर रहे हैं। आपने तो सुना ही होगा कि एक ट्रक गड़क सड़क के गड्ढे में फंसा और उसमें पलटा तो बुजुर्ग की मौत हुई। देखिए, ये सब देखने का काम। इस समय ग्वालियर में 2-2 मंत्री हैं। कभी मैं और नरेंद्र सिंह होते थे और फिर नारायण सिंह भी हो गए। तो 3-3 मंत्री रहते हुए मैंने ग्वालियर में जो विकास किया, आज जो 1000 बिस्तर का अस्पताल, इसका शिलान्यास मैंने उस समय शिवराज सिंह जी से करा दिया था। फाउंडेशन स्टोन उस समय रख गया था। बाद में प्रदर्शन भी किया जब ज्योतिरादित्य जी उसका भूमि पूजन करने जा रहे थे, कमलनाथ की सरकार के समय, कि मैंने कहा उसका फाउंडेशन स्टोन रखा जा चुका है और आप ये गलत कर रहे हैं। बाद में उन्होंने उसको स्वीकार किया और उन्होंने उसको कहा कि काम शुरू करवाने जा रहे हैं, शब्द को बदल दिया। तो विकास के बारे में तो अब कोई सोच नहीं रहा। और मैंने इसलिए अटल जी की कविता मुझे अभी याद नहीं आ रही, जिसमें एक लाइन आखिरी याद आती है कि राजनीति अब व्यापार हो गई। तो विकास और मदद और शहर को आगे ले जाना हमारे लिए तो पहली शर्म की बात यह है कि ग्वालियर इंदौर से ज़्यादा पिछड़ गया। कभी ग्वालियर इस मध्य भारत की राजधानी रहा करता था। ग्वालियर में उस जमाने में मिडिल कॉलेज था, ग्वालियर में उस जमाने में LNIP आया, ग्वालियर में 1950 में एग्रीकल्चर कॉलेज आया, ग्वालियर में उस जमाने में जच्चा खाना कमरा राजा महिला अस्पताल हुआ करता था। तो ये सब उस जमाने में हुआ। यहाँ का सीवेज सिस्टम, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बड़ा बहुत अच्छा था। हम उसे खराब करने पर अगर तुले हैं। महल के हाथी जिस स्वर्ण रेखा में नहाते थे, मैंने वह परिकल्पना करके अपर काकेटो बनाया, मणिखेड़ा बनाया और कहा कि उतना पानी इस स्वर्ण रेखा में बराबर बहता रहे। लेकिन बाद के लोगों ने उस चीज़ को नहीं समझा और पुनः मुझे उस विभाग में काम करने का मौका नहीं मिला। तो मैं फिर दुख भी हुआ और चिकित्सा शिक्षा पे लग गया। और जब अभी वर्तमान में शहर की स्थिति देख के दुख होता है? दुख नहीं होता है, रोना आता है। और मुझे लगता है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, क्यों ये लोग सड़क पर नहीं आ रहे हैं। लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। दीनदयाल जी तक ने इसको स्वीकार नहीं किया। सद्य अटल जी, पेट्रोल का दाम बढ़ा तो बैलगाड़ी में बैठ करके गए। ऐसा नहीं है। विरोध प्रदर्शन या विरोध करना किसी का अपमान नहीं है। उनको इंगित करना है। अपने यहाँ कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। वो आपको बताए कि कहाँ आप गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर आज मैं प्रद्युमन सिंह या नारायण सिंह जी से कहूँ कि ये गलत हो रहा है तो शायद उनको बुरा लग जाएगा। इसलिए ये कहने का फायदा नहीं है और काम भी नहीं होगा। 2-2 मंत्री रहते, अगर काम नहीं हो रहा है, सांसद भी यहाँ हैं, सब कुछ है, विधायक भी आपके हैं, कांग्रेस का तो एक विधायक है। फिर भी अगर हम कमजोर हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम में खुद में कोई कमी है। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं निकल पा रहे। जबकि विधायक का जो लेटर हेड होता है या उसे प्रमाण पत्र मिलता है, उसे मध्य प्रदेश सदस्य मध्य प्रदेश विधानसभा मंत्री, तो मैं संविधान की शपथ लेता हूं तो पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिले और गांव उस विभाग के उस मंत्री के अधीन होते हैं। उसको वो सारा काम देखना उनका दायित्व बनता है और अगर नहीं देख रहे हैं तो ये गलत हो रहा है।
दुख होता है इस बात, अटल जी का शहर है। इस बात की तकलीफ है। ग्वालियर बुलंदियों पर था, इस पर लड़ाई हुई थी, और इंदौर और भोपाल के झगड़े में, ग्वालियर के झगड़े में भोपाल राजधानी बन गया, जो छोटा सा शहर हुआ करता था। जी। जित थी कि इंदौर राजधानी बने, इधर जित थी कि ग्वालियर राजधानी बने, तो नेहरू जी ने न ग्वालियर को चुना न इंदौर को चुना, और उन्होंने भोपाल को चुन लिया। ये हमारा दुर्भाग्य। जब ग्वालियर आज कैपिटल प्लेस होता, ग्वालियर का डेवलपमेंट होता। हाँ, डेवलपमेंट हो रहा है, जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है, अवैध कॉलोनियाँ बसाई जा रही हैं, फार्म 4 कम से कम लागू हो रहा है। जो गरीबों के लिए मकान बनाने चाहिए, वो अगर ईमानदारी से देखोगे तो उन मल्टियों में आपको वो गरीबों के मकान तो दिखाई नहीं देंगे। हाँ, उन मकानों के प्लॉटों के नंबरों पर हम और आप जैसे लोग उन्हें खरीद कर रह रहे होंगे, क्योंकि वो भी उन्होंने बेच दिए। जी। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। मेरा एक सवाल और है आपसे। आप अंबेडकर साहब की खिलाफत बहुत हो रही है। अनिल मिश्रा एक शख्स हैं, हाँ, हाई कोर्ट के वकील अनिल हैं। मिश्रा जी वकील हैं, मेरी उनकी बात हुई थी, मैं उनको समझाने गया था। देखिए, 2 बातें। बीएन राव ने, नेहरू जी ने बीएन राव को संविधान का ड्राफ्ट बनाने का जवाबदारी सौंपी, ये बात सच है। जिसने उस पूरी परिचर्चा की किताबें हैं, वो उसको पढ़ेगा तो समझ आ जाएगा कि इसकी शुरुआत जो हुई वो बीएन राव से हुई। अंबेडकर जी ने उसको लिपिबद्ध करने का काम और सुझाव देने का काम शुरू किया। उसमें बहुत सारे सदस्य थे, तो संविधान किसी एक व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है, लेकिन उसको पूर्ण करने का काम लिपिबद्ध करके, जिसे आप कहते हैं कि सबसे बड़ा काम अखबार मीडिया में, प्रिंट मीडिया में प्रूफ रीडर का होता है। कंपोजिटर से लेके अगर हेड कोई है तो वो प्रूफ रीडर है। तो प्रूफ रीडर का काम किसी ने अगर किया, और सुझाव में भी जो अति शोषित वर्ग के लोग थे उनके लिए कोई बात रखी, तो उस व्यक्तित्व का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बात अगर उठनी थी तो 1952 में उठनी थी, 50 में उठनी थी, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को हम लोगों ने माना। मैं इस बात का गवाह हूँ। शिवराज सिंह की सरकार में मैं मंत्री था, और हम लोगों ने महू में अंबेडकर जी का अंबेडकर स्मारक बनाया पूरा। अंबेडकर जी पढ़े लिखे, अच्छे वकील थे, और बाहर से पढ़ के आए थे। अब आज हम आरोप कुछ भी लगाएं, लेकिन राजनीति में जो अब ये हो रहा है, जो श्रद्धेय अटल जी ने ना मुझे सिखाया ना खुद ने कभी कहा, मैंने उनके भाषणों के कई लेख पढ़े हैं, सारी श्रृंखलाएं पढ़ी हैं। चरित्र हनन करना, पुरानी बातों को उखाड़ कर बार बार उनकी चर्चा करना, और सामने वाले को नीचा दिखाना, ये कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए। राजनीति का सिद्धांत कभी ये रहा नहीं। मैंने सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है तारकेश्वरी सिन्हा जैसी को सुनने का, राम मनोहर लोहिया जी के को सुनने का लोकसभा में बैठकर अटल जी के कारण। तो मैंने राजनारायण जी को भी, जॉर्ज फर्नांडिस को, चौधरी चरण सिंह जी जाट नेता थे, किसान नेता थे, पार्टियां बदली, भारतीय क्रांति दल बनाया, बीकेडी, बाद में प्रधानमंत्री बने, और उसी कांग्रेस ने उनको धोखा दिया जिससे वो लड़ते रहे, उससे दोस्ती की, लेकिन कमर के नीचे वार उन्होंने भी नहीं किया। मोरारजी देसाई कांग्रेस में रहे, जनता पार्टी में आए, लेकिन कमर के नीचे वार का प्रश्न नहीं उठता था। हाँ, ये अब शुरू हो गया है जो नहीं होना चाहिए। और ये अम्बेडकर विवाद कोई विवाद नहीं है, इसे सुप्रीम कोर्ट भी सुलझा पाएगा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, वो सर्वोच्च न्यायालय है। अनिल जी ने जब वो जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने कहा है, ये मुझे दुख है कि अनिल जी को
जिन धाराओं में जेल भेजा गया वो गलत था प्रशासन का, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं वो पिटीशन लगाएंगे और वो पिटीशन पर लड़ाई लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर वो लड़ाई लड़ने का मूलभूत अधिकार हमारे संविधान में सबको दिया गया है, वो हर व्यक्ति कर सकता है। आप नहीं मानते हैं, आप ना माने, लेकिन जो मानते हैं उन्हें मानने से हम रोक नहीं सकते, क्योंकि यह राष्ट्र आज भले ही धर्मनिरपेक्ष हो गया हो, लेकिन यह राष्ट्र पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। संविधान में एक संशोधन हुआ इमरजेंसी के काल में और इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया गया। धर्म सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है ये, और मैं पंथ निरपेक्ष ही कहूँगा। तो किसी भी पंथ, किसी भी समुदाय के लोग इस भारत में रह सकते हैं और अपनी संविधान के अंतर्गत अपनी बात किसी भी न्यायालय में पिटीशन, रिट पिटीशन दाखिल कर अपनी बात को कह सकते हैं। तो अनिल मिश्रा जी भी इस काम को करें, वो ज़्यादा अच्छा है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री हैं नगरीय प्रशासन, उनके साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आपने काम भी किया साथ में, लेकिन उनका एक जो बयान था बड़ा चर्चाओं में रहा, जो घटनाक्रम इंदौर में हुआ, दूषित पानी से लोगों की मौतें हुई, तो उनके जो बयान कुछ जिस तरह से उनका जो बयान आया उस पर कई सवाल खड़े हुए। पार्टी को भी असमंजस की स्थिति में उन्होंने ला दिया। कई बार व्यक्ति किस भाव में होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अन्ना और मुन्ना की कहानी में भावावेश में मेरे मुंह से कुछ निकल गया। मैं प्रहलाद को अपना मानता हूँ और प्रहलाद मेरी वाइड लेना चाहते हैं, और उस बिंदु पर कई बार वाइड हो चुकी और कई लोगों के बयान आ चुके, मीडिया में उसकी चर्चा हो चुकी। अब उस पर फिर कोई बयान देना, तो आदमी थका हुआ है, आदमी कहाँ से आ रहा है, किन परिस्थितियों में है, क्या उसके मुंह से एकदम निकल गया, ये ऐसी कोई बात हुई होगी। उनका जो नहीं रहे या जो गंदा पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है, जिसके कारण लोग बीमार पड़े और काल का के ग्रास में कुछ चले गए, तो उनके प्रति उनकी संवेदना पूरी है। मैं उनको इसमें गलत नहीं मानता। शब्द, एक छोटा सा शब्द गलत हो जाना ही सारे करियर को माइनस नहीं कर सकता। वो किस भाव में निकला है, ये मैं नहीं समझता कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे परिपक्व व्यक्तित्व के स्वामी ने जानबूझकर इस शब्द को मुंह से निकाला है। वो किसी घटनाक्रम के चलते चलते, या वो बहुत जिद कर रहे हों और उन्होंने कुछ भी कहना कुछ चाह रहे हैं और मुंह से कुछ और निकल गया, ये भी हो सकता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं। जी, एक सवाल है कि अनूप मिश्रा का राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि विधानसभा का टिकट नहीं मिला अभी, हाल में तो कोई इलेक्शन है नहीं। इसको काट रहा हूँ, टिकट नहीं मिलना अलग बिंदु है। टिकट तो मिला, अनूप मिश्रा ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने से रिफ्यूजल दिया। जी, मतलब आपको जो विधानसभा मिल रही थी उसमें, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आपको दक्षिण विधानसभा से टिकट नहीं मिला, जी, पूरब से तो मिल रहा था। तो पार्टी में अभी हाशिए पे नहीं, पूरी पूछ परख है आपकी? पूछ परख हो या ना हो, व्यक्ति का व्यक्तित्व पूछ परख के लिए मजबूर कर देता है कि लोग उसको पूछें। क्लास में हमको फर्स्ट आना है तो उसके लिए मेहनत मुझे करनी होगी, न कि टीचर को। अगली तैयारी क्या है आपकी, कहाँ आप खुद को देखना चाहते मैं आपको देखता हूँ कि मैं अभी युवा हूँ, युवा है, और चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ेंगे, तय कर लिए कहाँ से पार्टी का काम करूंगा। पार्लियामेंट का लड़ेंगे या असेंबली का लड़ेंगे? ये समय तय करेगा, अभी परसिमन होना बाकी है। परसिमन हो जाए उसके बाद कौन सा क्षेत्र कैसा बनता है, क्या होता है, उस पर निर्णय करेंगे। लेकिन ये अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह निश्चित है कि 2028 का चुनाव अनूप मिश्रा लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे। जी, वाटी ने टिकट, अगर टिकट पर रस्साकसी हुई जो आप चॉइस तो होती है,
मेरी टिकट पर हमेशा रास्ता कसी हुई है और मेरे साथ दुर्भाग्य कभी इस विधानसभा में कभी उस विधानसभा में मुझे फुटबॉल बना के फेंका जाता रहा है और मैं फेंकता रहा हूँ और फिर भी जीत हासिल करता रहा हूँ। लेकिन दुर्भाग्य कि मैं 18 का चुनाव हार गया तो ऐसा माना गया कि मेरे राजनीतिक अंत हो गया है। अंत नहीं होता है। जिस दिन अंत होता है संघर्षशील व्यक्ति का उस दिन उदय होता है। तो 19 से ही मेरा उदय हो गया। बीच का 2 साल मेरा तबीयत खराब होने के कारण अलग बिंदु है, लेकिन मैं बराबर एक्टिव हूँ और राजनीतिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी जी काम कर रहा हूँ। चुनाव लड़ने की पूरी दिली ख्वाहिश है, ख्वाहिश नहीं है, इच्छा है। ख्वाहिश तो उसे कहते हैं कि हम सपने नहीं देख रहे, हम धरातल पर उस काम को कर रहे हैं जो हमें करना है। तो अगर लड़ना है तो धरातल पर आपको काम करना होगा, तो हम कर रहे हैं। कभी कांग्रेस ने डोरे डाले आप पे? कांग्रेस ने कभी बोला कि आप हमारे दल में आ जाइए अनूप जी? आपके जो नाम जोड़ा है पीछे अटल जी, वो बड़ा नाम है। कांग्रेस ने कभी इसे डोरे डाले, पतंग काटी, सब कुछ किया, लेकिन जिस माँ के गर्भ से मैं पैदा हुआ हूँ वो मेरी सौतेली माँ तो नहीं है। मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे या बुरा व्यवहार करे, पार्टी मेरी माँ है जिसने मुझे इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। लोग अपनी वाइट देने के लिए तरसते हैं और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। लोग फोटो कैसे भी होर्डिंग पर छप जाए इसके लिए परेशान होते हैं। मैं अपने आप में फोटो हूँ, जिधर निकल जाता हूँ उधर बाजार के बाजार मेरे लिए दुकान पे बैठाने के लिए। कब आपकी कमलनाथ जी ने कभी संपर्क साधा या दिग्विजय सिंह जी ने? ये बीती ताए बिसार दे आगे की सुध ले। बहुत सारे लोगों ने संपर्क भी साधा और बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी की कि मैं आ जाऊं और वो अब भी प्रयासरत हैं कांग्रेस में कि हम आपको अच्छा स्थान दें, सब कुछ दें, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता तो नहीं छोड़ सकता। पार्टी मेरे साथ चाहे जैसा व्यवहार करे मैं उसे स्वीकार करूँगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनूप मिश्रा, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। अब मिलेंगे अगले किसी ऐसी शख्सियत से, तब तक हमें दीजिए विदा।